नमस्कार। आप नमस्कार। लाउड इंडिया टीवी देख रहे हैं और हमारे साथ एस रिजवी साहब हैं। हम लोग जिस विषय के ऊपर रोज दिन में 12 बजे बात करते हैं वो करते हैं स्टार जर्नलिस्ट को लेकर के, और वो सारे लोग जिन्होंने अपने समय में बड़ा रोल प्ले किया, आज भी जो बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं, इन्हीं सब कारणों को जानने के लिए हमने ये प्रोग्राम शुरू किया। ये प्रोग्राम कोई बहुत बड़ा बहुत बड़ी फिलॉसफी नहीं है, लेकिन ये जिंदगी की वो सच्चाइयां हैं जिन सच्चाइयों को आज के जर्नलिस्ट को जानना चाहिए, जो नए सिरे से जर्नलिज्म करने के लिए फील्ड में आ रहे हैं, सपने लेकर के आ रहे हैं, ख्वाहिशें लेकर के आ रहे हैं और कुछ ऐसा करने की चाह लेकर के आ रहे हैं जिससे उनका नाम लोग जाने। रिजवी साहब, आपका इस्तकबाल है इस प्रोग्राम में, और जो पहला सवाल मैं आपसे पूछता हूं आपके बारे में, आप जर्नलिज्म में कैसे आए? आप बहुत सारे अखबारों में रहे, और मैं आप जो सुनने वाले हैं उनको ये बता दूं कि रिजवी साहब उन कुछ चंद जर्नलिस्टों में हैं जिन्होंने हिंदुस्तान के साथ साथ विदेश में जाकर के वहां के अखबारों को लीडरशिप दी, और कुवैत में रिजवी साहब गए। तो हम इसके बारे में बातचीत करेंगे आगे चल के, लेकिन सबसे पहले हम इनसे ये जानना चाहेंगे कि ये जर्नलिज्म में कैसे आए और जर्नलिज्म में इनके अपने एक्सपीरियंसेस क्या रहे खुद के। हम खुद को एस एच रिजवी को किस तरीके से एनालाइज करें, देखें। रिजवी साहब। थैंक यू बहुत। और वो संतोष भाई, जब मैंने आपको पहले दिन प्रोग्राम देखा तो आप वेरी मूड, मैं बहुत इतना ज़्यादा मूव हुआ, मैंने सोचा कि आपके लिए एक आर्टिकल लिखा जाए। तो मैंने फेसबुक पर छोटा सा पीस भी लिखी, बिकॉज ये प्रोग्राम बहुत ज़्यादा ज़रूरी था इस वक्त, बहुत ज़्यादा ज़रूरी। इसका हम आगे चल के बात करेंगे इसके ऊपर। आई विल टॉक टू यू। इस प्रोग्राम का जो मैं फ्यूचर देख रहा हूँ, आप मतलब अमेजिंग है, ये अमेजिंग है। ये आगे चल के एक बाप बन जाएगा। इट विल बी अ चैप्टर इन इंडियन जर्नलिज्म, अगर ये आपने काम शुरू किया है ये। बिकॉज हम लोग का दौर के जर्नलिज्म थे, हम लोगों ने अपनी इनिंग खेल लिया है, एंड वी स्टार्टेड लॉन्ग टाइम बैक। 40-42 साल हो गए जर्नलिज्म के। तो मैं दिल्ली आया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन में कोर्स करने के लिए। कोर्स किया मैंने, और फिर जेएनयू में हमारे रिश्तेदार भी थे, वो प्रो वाइस चांसलर भी थे, बड़े करीबी अब्बा के दोस्त थे वो। उनका नाम था मुनीस रजा साहब। तो मैं उनके यहाँ अक्सर जब पैसे खत्म हो जाते थे तो खाना खाने जाते थे उनके घर में, हम लोग रिश्तेदार थे। तो खाने पहुंच गए। तो एक दिन बैठे बैठे उन्होंने कहा कि आप कर क्या रहे हैं? तो मैंने अभी कोर्स किया है, बस अभी अप्लाई किया 2-3 जगह। उन्होंने कहा ऐसा है कि कल आप आ जाइए मेरे पास। तो उन्होंने मुझे चिट्ठी दी अरुण आसिफ अली के लिए, और कहा आप चले जाइए पेट्रियट। मैं पेट्रियट पहुंचा तो अरुणा जी ने फौरन बुला लिया। उन्होंने कहा ऐसा है कि आप आए हैं तो वहाँ आर के मिश्रा बैठे हुए, उनसे मिल लीजिए जाकर। एंड शी कॉल्ड अप ऑन इंटरकॉम। आर के मिश्रा बुलाया, वो फ़ोन किया, मैं भेज रही हूँ, और हमारे बड़े ख़ास हैं ये। और आर के मिश्रा साहब ने बुलाया मुझे कि आप क्या है। मैंने मैं कोर्स किया सर, कि आप क्या करेंगे? हमने सब रिपोर्ट, मतलब माई इंटरेस्ट इन रिपोर्टिंग। उन्होंने कहा कि आप एक दो आर्टिकल लिखिए फिर आ जाइएगा। तो उन्होंने किताब दिया मुझे नाथवानी कमीशन की, इस पर आप बना दीजिए, एक रिपोर्ट बना दीजिए। तो मैंने रिपोर्ट बनाया। उसके बाद फिर एक और स्टोरी किया था मैंने, तो जो स्टोरी दे दिया उन्होंने, और दोनों स्टोरी छप गई। फिर उन्होंने मुझे कहा कि आप ऐसा कीजिए, कल आ जाइएगा, यू गो मीट मिस्टर जॉन दयाल इन द रिपोर्टिंग। तो मैं गया साहब जॉन दयाल साहब के पास मिलने। तो जॉन दयाल साहब सामने बैठे हुए थे। खैर उन्होंने इंटरव्यू लिया पहले। तो उन्होंने कहा ऐसा कि कल आप 12 बजे आ जाइए ऑफिस में, और 4 बजे का असाइनमेंट वो आपको करना है कि टुमारो यू जॉइन द, आई रिमेंबर दैट वाज 12th मार्च 79। अच्छा। तो हाँ, तो उन्होंने कहा कि आप ज्वाइन कर लीजिए। मैं पहुंचा था, अब नया रिपोर्टर, नया यंगस्टर, ब्लड बिल्कुल। हाँ, 3 बजे उन्होंने कहा आप जाइए वहाँ पर, प्रेस क्लब में कॉन्फ्रेंस हो रही है दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन की। तो मैं साहब वहाँ पहुँचा। अब ना मुझे मालूम जर्नलिज्म के बारे में संतोष आई, एक चीज़ ना मालूम। तो एक पैड और पेन लेके पहुँच गया। अब जब मैं पहुंचा तो प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो मुझे भाई मैंने सोचा मुझे भी सवाल पूछना चाहिए। तो मैंने सवाल पूछना शुरू कर दिया। बड़ा इम्प्रेस हो गया मैं अपने आप से, खुशी में पहुंचा। अब जॉन दयाल साहब बैठे हुए थे, उन्होंने लिखे। तो मैंने कागज उठाया और मैंने लिख लो, टाइप करेंगे।
आधी से ज्यादा स्टोरी लिख ली तो पीछे से एक आदमी का हाथ आया और उसने मेरी स्टोरी उठाई फाड़ दिया। मैंने मुड़ के देखा जॉन दयाल है, कहने के रिजवी साहब, दिस इज अ कार्डिनल सिन फॉर अ जर्नलिस्ट टू यूज पेन एंड पेपर, यूज टाइपराइटर, सिट ऑन टाइपराइटर एंड फाइल द स्टोरी। हम समझे अजीब पागल आदमी, हमने कहाँ फंस गया मैं आकर, यहाँ तो अजीब आदमी है, तो इन्होंने पूरी स्टोरी फाड़ दिया। उसका असर देखिए कितना फायदा हुआ उसका ट्रेनिंग का। खैर मैं टाइपराइटर में बैठ गया, टाइपराइटर में करते करते स्टोरी करके दिया इन्होंने, तो जॉन दयाल ने कुछ सही कर देते, छप गई। अच्छा, उस जमाने में बड़े अच्छे अच्छे जर्नलिस्ट थे, सीमा मुस्तफा थी हमारे सीनियर, सब वहाँ थे, पूरा एक गैंग बना हुआ था, बहुत अच्छा गैंग था वापस। अब हम लोग स्टोरी छप गई, तो मैंने देखा कि फ्रंट पेज पर स्टोरी लगी हुई मेरी, बड़ा खुशी हुआ, मैं तो समझा कि गदगद हो गया, मैं फर्स्ट डे स्टोरी हो गई। 2-3 दिन प्रस्तुत करते रहे। जॉन दयाल और सीमा मुस्तफा में खूबी ये थी कि जब तक हम लोग इंट्रो लिखते थे वो स्टोरी कर लेते थे, इतने फास्ट थे। लेकिन जॉन दयाल की ट्रेनिंग बड़ी अच्छी होती थी, वो करते वो थे कि उन्होंने अपनी स्टोरी लिखी हमको दे दी। अब हम यंगस्टर हैं, बिल्कुल सबसे यंगस्टर अपने रिपोर्टिंग रूम में, इसको आप चेक कर लीजिए। अब मैं बॉस की स्टोरी चेक करना, बट ही वॉज अ फैंटास्टिक टीचर। तो उन्होंने दे दिया आपको स्टोरी, फिर चले गए, कहना आप उसको दे दीजिएगा, जो 1-2 एरर हुआ उसको आगे दे। इस तरह से ट्रेन होने का। सीमा मुस्तफा हम लोग के साथ थी, और सीमा वॉज अ फायर ब्रांड जर्नलिस्ट, और हर इशू पे खड़ी हुई, साथ में लगी हुई, एंड शी वॉज अमेजिंग राइटर। आप संतोष भाई, हम लोग इंट्रो लिखते थे उनकी स्टोरी कंप्लीट हो जाए, हल्के हल्के जॉन दयाल से मेरी गुर्बत बढ़ती गई। फिर उसके बाद आ गया ये चरण सिंह का दौर। अब हम लोग अब इलाहाबाद के थे तो थोड़ा पॉलिटिक्स इंटरेस्ट था, तो जॉन दयाल ने कहा भाई वो आज सरकार गिर गई है, चले चरण सिंह है, चलो हम लोग सब लोग चलते, हम सीमा और जॉन दयाल गए। अब चरण सिंह का प्राइम मिनिस्टर का हो गया था, वो उनको अनाउंस हो गया था कि विल बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। पहुंचे हम लोग। अब उस जमाने में टीवी तो था नहीं, एक पुराना दूरदर्शन होता था बेचारा, दूरदर्शन थे, अब कैमरा मैन बहुत थे, और फॉरेन न्यूज़पेपर हर न्यूज़पेपर था, ताज था, एपी था, एएफपी था, रॉयटर्स थे, सब लाइन से करे, मार्क टेली थे। हम लोग भी पहुंच गए साहब। तो हम लोग का था कि हम लोग कलर करेंगे, पॉलिटिकल स्टोरी करेंगे ब्यूरो। तो जॉन दयाल ने कहा आप ये करिएगा, सीमा आ गया, पूरा हंगाम मचा हुआ था। बस एक्सपोजर होते गए। फिर इलेक्शन आ गया 1980 का, 1980 इलेक्शन में दिल्ली हम लोग के जिम्मे आई, तो वो पॉलिटिकल काफ़ी हो गया। उस जमाने भोगना जी होते थे, वीपी सिंह सब इलाहाबादी के थे, तो हम लोग का काफ़ी इंटरेक्शन सबके साथ था। तो करते करते हम लोग पॉलिटिकल में हम ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, काफ़ी हमको मिल गया, तो हम दिल्ली की पॉलिटिक्स करने लगे। एचकेएल भगत के साथ उनकी थी, अब डीपीसी में थे, और मदन लाल खुराना होते थे इसके बीजेपी के, अरुण जेटली वहाँ पर नए नए खड़े हो रहे थे, आते थे डेली वो भी। तो हम लोग शुरू करते गए। फिर 1980 राइट में हमको जॉन दयाल साहब उठा के लेके चले गए मुरादाबाद। आज जब मुरादाबाद पहुंचे तो मैंने एक पैंट एक शर्ट लेके गया था, वहाँ रुकना पड़, अब वहाँ ना रहने का होटल, सब बंद। तो हम लोग प्लेटफॉर्म पर रहे, प्लेटफॉर्म के ऊपर जो रिटायरिंग रूम में जगह मिल गई। अश्विनी सरीन, आपको याद है अश्विनी सरीन थे? अच्छी तरह से। तो अश्विनी सरीन में हम, अश्विनी और जॉन दयाल तीनों एक कमरे में थे। हम लोग तीनों दिन एक कमरे में रात भर गप्पे न, खाना जो मिल जाए। लेकिन हम लोग 3 दिन पूरा जर्नलिज्म का पूरा फर्स्ट टाइम एक्सपोजर टू कम्युनल लाइट हुआ। मधुकर गुप्ता होते थे डीएम उस वक्त, जो बाद में होम सेक्रेटरी बने, तो उनके साथ भी हम लोग इंटरव्यू हुआ। वहाँ पहुंचे, जॉन दयाल ने वहाँ पर अपना हंगाम मचा दिया कि साहब इतनी देर आपने मुझे खड़ा कर दिया, तो हम पीएम के लिए निकल होते हैं। तो हमने समझाने बहुत जरा धीरे से, राइट हुआ है, वो काम मीटिंग कर रहे होंगे। जॉन दयाल यूजुअल थे, हमारे लीडर थे वो। फिर उसके बाद एक्सपोजर बड़े अच्छे होते गए। तो ये अच्छा, फिर हम आगे जो वो थे, पूरा एडिटर भी जर्नलिस्ट थे, वो रिपोर्टर रह चुके थे आर के मिश्रा, तो ही न्यू ऑल द रिपोर्टर्स। वो इनकरेज बहुत करते थे कि इसमें एक सीरीज लिख दो। तो मैंने दिल्ली इन उर्दू में सीरीज लिखी, तो बड़े ही वॉज वेरी इन्वॉल्व, बिकॉज दे वर ऑल जर्नलिस्ट। तो उनकी मीटिंग होती थी, एक एडिटोरियल मीटिंग, उसको असाइनमेंट मिलते थे, एंड वो जर्नलिस्ट थे तो ज़्यादा वो पंगा नहीं था। पेटेंट वॉज अ वेरी गुड ट्रेनिंग ग्राउंड, सीमा मुस्तफा थी, फिर मुरली था। वहाँ से हटे, जॉन दयाल भी ब्यूरो में चले गए। हमको मिल गया अपॉर्चुनिटी बॉम्बे जाने का, मैं बॉम्बे चला गया। बॉम्बे में भी जर्नलिस्ट में मैं चला गया दिल्ली में पहुंचा। नया थे, हमारे कजिन थे सुहेल, वो वहाँ पहुंचे, तो उनको चक्कर, वहाँ उनसे बड़ी दोस्ती थी मेरी, जेएनयू में वहाँ साथ थे। तो उनके पास गया, उन्होंने कहा मैं तुम वहाँ भी करना यही करें, आगे बैठ तुम्हारे साथ करते हैं। वहाँ जाके हम इंजीनियर साहब से मिले, उन्होंने कहा ज्वाइन कर लो।
तब मैंने दिल्ली ज्वाइन किया और दिल्ली में नए नए पहुँचे। फर्स्ट असाइनमेंट वॉज रायट। मुरादाबाद रायट का जो एक्सपीरियंस था वो वहाँ काम आ गया पूरा। बेस्ट स्टोरी हम लोगों ने कर दी उठाकर। कानन जी साहब बड़े खुश हो गए, बुलाए गए। अब कानन जी से 2 बातें बताऊंगा आपको, बड़ा इंटरेस्टिंग आपको, एंड इट्स अ लेसन फॉर ऑल द यंगर जर्नलिस्ट। फिर 85 का इलेक्शन हुआ जब ये जीत गए, वीपी सिंह साहब बने फाइनेंस मिनिस्टर। अब वीपी सिंह का दौर आया तो काफ़ी इनकम टैक्स का केसेस बनना शुरू हो गए, केसेस होने लगे, केस फाइल हो, रेड होने लगी। तो हमारे इलाहाबाद के एक कमिश्नर होते थे मिस्टर घटक, तो घटक साहब ने स्टोरी दी हमको। स्टोरी बड़ी अच्छी थी कि साइफनिंग ऑफ फंड था, बड़ी कंपनी थी, काफ़ी 5-6 करोड़ उस ज़माने में, 1984 की बात है ये, 85। तो उस पर स्टोरी हमने कर दिया उठाकर। उसके बाद साहब उन्होंने 20 लाख का भेज दिया डिफेमेशन नोटिस टू ब्लेड्स। कानूनी साहब ने मुझे बुलाया ऊपर, कहने सामने कहा कि आपने स्टोरी की? हमने जी सर। डू यू स्टैंड बाय स्टोरी? हमने सर ऑफ कोर्स आई स्टैंड बाय माय स्टोरी। कहते आर यू श्योर? हमने कहा नहीं सर, जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ व्हाइल। मैंने क्या नीचे पूरा पेपर लाया, पेपर दिखलाया, ये फैक्ट्स हैं, ये फैक्ट्स हैं। आप यकीन कीजिएगा उन्होंने फ़ोन किया मेरे सामने कि मिस्टर, उनका नाम डॉक्टर था लेकिन वो थे लॉयर, उनका सरनेम था डॉक्टर। उन्होंने कहा मिस्टर डॉक्टर, मेरा नाम रूसी कारिन, माय नेम इज रूसी कारिन जी है, मैं हिंदी बता रहा हूँ आपको। फिर उन्होंने कहा कि ऐसा है कि मैं 2000 केस लाऊंगा हूँ, एक केस और ला लूँगा आपसे भी, लेकिन नीदर आई एम गोइंग टू रिट्रैक्ट द स्टोरी, आई विल स्टैंड बाय माय रिपोर्टर, एंड ये स्टोरी मैं अब हर पेपर अपने 3 एडिशन में छापूंगा। आप साहब मैं भी खुश हुआ, देखिए जर्नलिस्ट होते हैं वो, उनको लग गया स्टोरी सही है। एंड ही स्टूड बाय मी। 20 लाख का डिफेमेशन नोटिस, उन्होंने एक केस और लड़ लेंगे आपसे, चलिए 2000 केस चल ही रहे हैं मेरे ऊपर, एक केस और सही। एंड ही सेड नहीं जो चाहिए, ही पैटेड मी, गुड वर्क एंड गो। मैं भी समझे कहा कि और दूसरा जगह होते तो चलिए, लेकिन ही स्टूड बाय मी। फिर एक स्टोरी और आई संतोष भाई, वो थी बड़ी, वो थे वहाँ मंत्री थे, तो ही वॉज अ मिनिस्टर एंड ही एक्टेड एज एन इन्विजिलेटर इन इंडियन यूनिवर्सिटी एग्जाम। कितना किया होगा, लेकिन वो कॉलेज की पॉलिटिक्स थे, उसमें वो चले गए, तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का इशू बन गया। मेरे पास क्वेश्चन आ गया, मैंने पेपर मैंने स्टोरी छाप दिया। और एसबी चावन नए चीफ मिनिस्टर बनने जा रहे थे, वो स्टोरी छपी। आप साहब वो शाम को पूरा 2-3 मंत्री और सब पहुंचे कालिंजे साहब के पास। कालिंजे साहब ने बैठा, तो कालिंजे साहब ने बुलाया भी नहीं उस दिन। उन्होंने कहा ये लेटर हमने फ्रंट पेज पे छापा हुआ है, इफ यू डिनाई दिस लेटर आई विल सैक माय रिपोर्टर एंड आई विल पब्लिश एन अनकंडीशनल फ्रंट पेज अपॉलॉजी। ठीक है, आप ये लेटर को डिनाई कर दीजिए पहले, ये लेटर आपका लिए नहीं है और आपने काम नहीं किया इसके अंदर। अब ही कुडंट डिनाई इट। वो चले गए, उन्होंने मुझे बुलाया, ही कॉल्ड नौटियाल साहब, ही कॉल्ड हसन कमाल, तीनों बुलाया, कहने आई वांट दिस स्टोरी ऑन फ्रंट पेज ऑन ऑल द एडिशन ऑफ ब्लिट्स। कहने लगे ये पूरे ये बता दीजिए कि नौटियाल साहब हिंदी ब्लिट्स के एडिटर थे, हसन कमाल साहब उर्दू ब्लिट्स के एडिटर थे, और खुद वो अंग्रेजी ब्लिट्स के थे। अंग्रेजी थे। तीनों बुला कर इन्होंने कहा कि आपको ये छापना, मुझे हेडलाइन याद है अब तक। तो उन्होंने छापा, हसन कमाल साहब ने, छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ सुभान अल्लाह, वो करके पूरी स्टोरी छापी और इन्होंने छाप दिया स्टोरी। तो इस तरह के जर्नलिस्ट थे, उस तरह के लोग थे, काम करते करते बड़ा था। यू आर कॉन्फिडेंट, मिश्रा जी थे, वी आर कॉन्फिडेंट, ही इज विद अस। कालिंजा साहब वाज अ हार्ड कोर जर्नलिस्ट। एक किस्सा बताओ छोटा सा आपको, कि बॉम्बे में बारिश बहुत हो रही थी, मैं उस दिन बैठा हुआ ऑफिस में, बैठा हुआ काम कर रहा था, 10 बजे उनका फोन आया। तो उन्होंने कहा आप कौन? रिपोर्टर जिस समय बोल रहा हूँ, बोलिए। कहते मैं हेडलाइन दे रहा हूँ, उस पर स्टोरी कर दो। सी रिक्लेम सिटी, हेडलाइन दे दिया उन्होंने, सी रिक्लेम सिटी। जैसे कि बॉम्बे में रिक्लेमेशन तो हुआ था लैंड का, अब सी रिक्लेम कर रही सिटी, पूरा दिल्ली पानी भरा हुआ था। क्या अमेजिंग हेडलाइन, पूरी स्टोरी स्पन आउट हो गई, हंगामा मच गया बॉम्बे के अंदर कालिंजे साहब का। तो कालिंजे साहब को इस चीज़ के जर्नलिस्ट तो हम लोगों ने सीखा, काम किया, आगे बढ़े। फिर मैं दिल्ली आया, तो अब्बा की तबीयत खराब हो गई, तो आई हैड टू गो टू इलाहाबाद वेरी ऑफन। देन आई लेफ्ट जर्नलिज्म, देन आई स्टेड विद अब्बा फॉर अ व्हाइल, देन ही डाइड, देन आई रिटर्न बैक टू। फिर मैंने ऑब्जर्वर ज्वाइन किया। ऑब्जर्वर वाज एन अमेजिंग अनदर पेपर। वो बिल्कुल कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स में हम लोगों ने तो, अच्छा वहाँ काफ़ी पेट्रियट के लोग आ गए थे, मिश्रा जी भी थे, निहाल साहब भी आ गए थे वहाँ पास, लेकिन देखो हम पहुँचे तो लोग उसमें नहीं थे।
डिसीजन मेकिंग में नहीं आ गए थे। फिर वो कोई दूसरा ग्रुप आ गया, हर बदलता रहता था ग्रुप। 5-6-7 महीना रहे, उसके बाद हमने कहा कि अब हम मीटिंग, एडिटोरियल मीटिंग में कभी खुद हम उनका कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन के आदमी आ जाए मीटिंग लेने, कभी तो इतनी हमने सुधीर मजूमदार, तो आप याद होगा ना सुधीर मजूमदार, नंदिता अच्छी तरह से, तो सुदीप तो मजूमदार ने मुझसे कहा, सुदीप ने कहा कि भैया ये तो यहाँ क्या हो रहा है। तो आज फिर वो काफी प्रो राइट हो गए, बहुत ज्यादा हो गए थे वो। तो हम लोगों का क्या भटना हुआ, फिर हम लोगों को शिफ्ट कर दिया गया, जो हम लोग थोड़ा सा वो थे तो हम लोग शिफ्ट कर दिया गया इकोनॉमिक ब्यूरो में। तो हमने कहा आप कह दो निकल जाओ, हम निकल लो वापस। निकल गए हम लोग, हाँ निकल के चले गए। फिर हम लोगों ने रिजाइन किया, 8 आदमी ने रिजाइन किया था, हमने, सुदीप ने, एक मोनिका गेल थी, काफी लोगों ने किया रिजाइन। उसके बाद हम लोग आ गया, फिर कहाँ जाए, तो जॉन दयाल साहब फिर एडिटर मिड डे के उन्होंने बुला लिया, आई वाज अपॉइंटेड एज डेप्यूटी। फिर पुराना साथ हुआ जॉन दयाल साहब का। जॉन दयाल का एक अमेजिंग कैरेक्टर है, उनसे अच्छा लिखने वाला कोई ना होगा। अगर ये आदमी उतर जाए, इंग्लिश का जवाब नहीं उस आदमी का, राइटिंग स्पीड जो उंगली की यूँ चलती है, लेकिन ही वॉज अ फिनोमेनन। जॉन दयाल का मतलब हमको तो ऐसा, आप इतना कॉन्फिडेंट रहता था स्टोरी करने पे वो आदमी, तो वो स्टोरी बनाते थे बैठ के, हम लोग करते थे। फिर पॉलिटिकल सेंस हमारा, फिर हम लोग पॉलिटिकल में काफ़ी हावी हो गए दिल्ली की पॉलिटिक्स में। मिटे 94 से लेकर 2002 तक मैं रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब उसको एक किस्सा बताऊँ आपको, उसमें आप पे आ रहा हूँ आपके बारे में। तो 96 में एक बार एक मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट थे, नाम याद नहीं आ रहा है, उन्होंने पार्लियामेंट पर अटैक कर दिया है। पार्लियामेंट इधर फिश मार्केट, पार्लियामेंट ये है, हम पार्लियामेंट कवर करते थे। इत्तेफाक मैंने सुबह मॉर्निंग में स्टोरी लिखा था कि ये गलत हुआ है, जो स्टेटमेंट करके चलाया था, भाई हमें हेडलाइन थी हमारी क्या। अरे साहब, चंद्रशेखर साहब पहुंचे पार्लियामेंट में, एंड द स्पीच ही गेव, आई थिंक आपने फिनोमिनल जुडिशियल एक्टिविज्म की ऐसी हंगामा मचाया। वो जस्टिस ढींगरा थे, और कहते थे कि मैं मदन लाल ढींगरा का ग्रैंडसन हूँ, ग्रैंडसन हूँ, जिन्होंने लंदन में डायर को मारा था। हाँ, आप उन्होंने जब हंगामा मचाया तो चंद्रशेखर की स्पीच, आप कभी पार्लियामेंटेरियन भी रहे हैं, दैट स्पीच वाज अ फिनोमिनल। देखिए, जुडिशियल एक्टिविज्म को रोकने के लिए, मैं वैसे आप कह रहा हूँ अभी कि जब इन्होंने ये हंगामा किया चंद्रशेखर जी ने, तो आई वाज देयर इन द पार्लियामेंट एंड आई वेंट एंड डिड अगेन। आई सेड कि ठीक है, पॉलिटिकल सिस्टम अगर वीकेंड हो रहा है तो टाइम टू ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज सिट डाउन, उसको स्ट्रेंथन करो, उसको आप और मजबूत बनाओ। आप कमजोरी कर देंगे तो खत्म हो जाएगा। संतोष भाई, आपका प्रोग्राम उसी लेवल पे आ गया है। मैं बात कह रहा हूँ, मीडिया एक्टिविज्म चल रही है इस वक्त, अगर आप ऐसे लोग ना खड़े होंगे तो ये मीडिया एक्टिविज्म खत्म कर देगी पूरी जर्नलिज्म को। अरे हम लोग जमाने में बात करने की तहजीब तमीज थी, अब तो आप देखिए टीवी में क्या हो रहा है, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे, तू समझ ले, आई मीन द अमाउंट ऑफ लैंग्वेज व्हिच इज बीइंग यूज्ड, नोबडी, कोई बोलने वाला नहीं अब ना। आप रिजवी साहब, इसके बारे में हम बाद में आएंगे जो आप बात कर रहे हैं, लेकिन मैं अब आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि उस जमाने में, जिस जमाने में आपने जर्नलिज्म शुरू किया, आपको किस चीज की सबसे ज्यादा खुशी मिलती थी, और कौन कौन से रिपोर्ट्स हैं आपकी अपनी? कुछ तो आपने जिक्र किया, पर कोई ऐसी रिपोर्ट है जो आपकी सिग्नेचर रिपोर्ट रही हो, जिसके ऊपर आपको आज तक गर्व है? नहीं, बहुत से रही है, इसमें बहुत की हम लोगों ने। जैसे कि हमने एक सीरीज लिखी थी दिल्ली इन उर्दू, रिमार्केबल सीरीज थी, 6 आर्टिकल की सीरीज लिखी थी मैंने, कि दिल्ली में जहाँ उर्दू का क्रेडल था, वहाँ पर उर्दू का क्या हाल है, एंड आई इंटरव्यूड एवरीवन। आई इंटरव्यूड फ्रॉम इवन मदनलाल, इवन जगमोहन जमाने में थे लेफ्टिनेंट गवर्नर, उर्दू अकेडमी के ऊपर किया था मैंने। उर्दू अकेडमी बनाने में मेरा बहुत बड़ा रोल रहा इसके अंदर। तो मैंने पूरा, तो जितने इंस्टीट्यूशन उर्दू के थे, जैसे जुम्मन तरक्की उर्दू बोर्ड था, और ये पला लफ्ती था, एचवीएल था, गालिब अकेडमी थी, और ये ऐवान गालिब था, मैंने हर इंस्टीट्यूशन को लिया कि वहाँ क्या काम हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। एंड मिश्रा जी वॉज सो हैप्पी विद दिस न्यूज, सो हैप्पी विद दिस सीरीज। इस तरह के हम लोगों ने कई सीरीज चलाया, सिग्नेचर सीरीज रही है, और ये हम लोगों की जैसे राइट वाली स्टोरीज थी, दैट वाज सिग्नेचर स्टोरीज हम लोगों की। हम लोग संभल भी गए वहाँ पास, हम लोग मुरादाबाद भी गए, हम लोग
बरेली तक गए थे हम लोग विद ऑल करके। वी डिड अ फिनोमिनल, आई मीन लीडिंग स्टोरीज हमारी थी वो सब। और इस तरह के बड़े बहुत स्टोरीज हम लोगों ने किया था, इस तरह की ह्यूमन इंटरेस्ट स्टोरीज बहुत किया है। एक लड़के का था जिसके पैर कट गए थे, और संतोष साहब वो भी लॉस्ट बोथ हिज लेग इन अ ट्रेन एक्सीडेंट बॉम्बे। और वो हम बैठे हुए थे नरीमन पॉइंट के ऊपर, चाय पी रहे थे हम लोग थे, श्रीनिवासन भी होते थे, एक एक लोटा चाय पीते थे जाकर। तो चाय पी जा रही थी, लड़का आया एंड ही वाज ऑन अ कार्ट होते जमीन पे बैठा हुआ, सामने उससे अंग्रेजी में बात करने लगा, टूटी फूटी अंग्रेजी विद अमेरिकन एक्सेंट। तो हमने उससे बात करना शुरू कर दिया, करते करते मैंने कहा कि तुम क्या हुआ था, टोल्ड मी अबाउट दिस एक्सीडेंट। ये बोलते सर मैं भीख नहीं मांगता। तो मैंने कहा मैं यही सब काम करूंगा तो गाइड बन जाता हूँ, जो आती हैं औरतें तो वो इस मेरे अपाहिज बनने पर करके मुझे साथ चलती हैं, तो मैं बताता हूँ। किस आगे बताऊँ उनका। आप साहब मैंने अगले दिन स्टोरी किया इसके ऊपर, आप यकीन कीजिए मैंने स्टोरी किया कि दिस मैन ही विल डाई बट विल नॉट बैक इन लाइफ। अब मैंने स्टोरी बनाई इस पर, बड़ी शानदार स्टोरी लिखी इस पर। आप देखिए शाम के पाँच व्हील चेयर आ गई थी उनको उसको देने के लिए। शाम के सुबह स्टोरी छपी है, 5 बजे 5 फोन आ गए थे कि मैं व्हील चेयर लेके आ रही हूँ, आप लड़के को बुला लीजिए। खैर लड़के बुला के उनको एक व्हील चेयर दी गई, उनको टेलीफोन बूथ मिल गया उसी दिन। उनके पास कॉर्पोरेशन वाले भी लग गए, इनके मकान में रेड नहीं होगा। तो आई मीन ऑल ऑफ अ सडन एक आदमी खड़ा इतनी इमीडिएट रिएक्शंस होते थे हम लोग जमाने में कि एक सुबह स्टोरी छपी थी, शाम को 5 गाड़ी आ गई। इस तरह के हम लोगों ने बहुत सिग्नेचर स्टोरीज की थी। ये था स्कैंडल था एक, ये लैंड था ऑल्टरेशन ऑफ जो उसका होता लैंड यूज का, वो मैंने स्टोरी जाके वहाँ किया है, बॉम्बे में था, बड़ा करोड़ों। तो मैं एज अ बिल्डर जाके बैठ गया, बिल्डर बात होने लगी, जो बात हुई मैंने नोट कर लिया क्या क्या बातें चली, देन आई डिड अ स्टोरी। वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने उस रिपोर्ट के बेसिस पर वो रोक दिया पूरा जो एक्सरसाइज हुई थी टू चेंज द लैंड यूज। एंड बिकॉज जो मैंने कोड किए थे वो सब चीज़ सही निकली थी। और जोसेफ साहब होते थे कमिश्नर उस जमाने में आ गए, तो उन्होंने कहा नहीं वी विल नॉट कंटिन्यू एंड दे एब्रोगेटेड द वो। इससे सब बड़ी स्टोरीज है, मिड डे में बहुत स्टोरीज किया। आप कुवैत कैसे चले गए? हाँ कुवैत के बाद जॉन दियाज साहब और वहाँ के जर्नलिज्म का क्या एक्सपीरियंस है? मतलब वो बता रहा हूँ मैं, तो यहाँ से फिर 2002 में हमने छोड़ा। 2002 में मुझसे एक साहब मिले जिनका नाम था HS वेदी, हरभजन सिंह वेदी साहब कुवैत में 65 में चले गए थे। ही वाज एन आर्किटेक्ट, ही बिल्ड हाफ ऑफ कुवैत, बहुत अच्छे आर्किटेक्ट थे। क्या ही एन आई, तो उनका ऑफिस था, उन्होंने पेपर ले लिया, पेपर को चलाना आता नहीं था। अच्छा यहाँ पास हम लोग अच्छे जान पहचान पहले भी थी, तो उन्होंने वाई डोंट यू कम, थे हमने कहा मैं आता हूँ वापस, चलिए देखा जाता है। तो अब मिड डे में मेरा टाइम हो चुका था, अब 8 साल मिड डे में बहुत ज़्यादा हो चुके थे, और पेपर का मुझे फ्यूचर लग नहीं रहा था, बिकॉज एज यूजुअल कॉर्पोरेट बिजनेस वाले थे, उनको पैसा लगाना एक प्रॉब्लम थी, होती थी। तो 2 साल बाद बंद भी हो गया पेपर। आई न्यू दैट पेपर का फ्यूचर अब नहीं है ये। तुमने कहा अब यहाँ कहाँ जाएँ, अब इंडिया में जाएँ, हम बन चुके थे एडिटर मिड डे के, अब हम जाए कहाँ? चीफ ऑफ ब्यूरो बन के जा नहीं सकते कहीं, कोई पेपर लेगा एडिटर वाले के वहाँ पास हर जगह सब जगह लोग बैठे हुए हैं। तो ये मुझे ऑल्टरनेटिव अच्छा मिल गया था, तो मैं सब वहाँ पहुँचा कुवैत में। सिर्फ पेपर था ये अपना, इसको मैंने रिवैम्प किया, रिसाइकिल किया इसको। पहले इट वॉज ट्वाइस अब, फिर मैंने इसको वीकली किया, वीकली में ले आया था, वीकली किया, कलर हुआ उसका, कलर तक प्रिंटिंग बहुत होती थी। वहाँ लोकल रिपोर्टिंग ज़्यादा थी, लेकिन हम लोग इंडियन बेस्ड पेपर था, इट वॉज एन इंडियन बेस्ड पेपर, तो इंडियन डायस्पोरा को टारगेट कर रहे थे हम लोग। हमारा आगे का प्लान था इसके अंदर, आगे वो तो गल्फ वॉर हो गई, उसके बाद वो शेल्फ हो गया। तो हम लोग था कि वी विल कम आउट विद एन एडिशन इन दुबई एंड सऊदी, एंड सऊदी तो मिलता नहीं, बहरीन आइडिया था। खाली इस पर उन्होंने किया, काम किया बहुत। वो पेपर में एक्सपीरियंस किया था कि ज़्यादा लोकल रिपोर्टिंग वहाँ पर जैसे GCC सबमिट होती थी, इसी तरह में तो हम लोग इन्वॉल्व हो थे। ज़्यादा लोकल रिपोर्टिंग इस तरह थी, लोकल इंडियन रिपोर्टिंग बहुत थी। तो इंडियन डायस्पोरा को हम लोगों ने मिलाना शुरू किया, और काफ़ी मिला इंडियन डायस्पोरा को, हम लेके आए काफ़ी, इंडिया भी लेके आए, फिर यहाँ से काफ़ी इंडियन को लेके जाते थे। तो वी ट्राई टू
डेवलपर न्यू, मतलब इंटरेक्शन काफ़ी ज़्यादा जोरों में करवाया हम लोगों ने। एंड यहाँ से शीला जी भी गई एक बार, और सुरेश कलमाडी भी पहुँचे थे, फिर पासवान जी भी पहुँचे, काफ़ी लोगों को लेके हम लोग यहाँ से। एंड वी हैड टू हैव अ मीटिंग एंड काफ़ी, फिर वहाँ के डेलीगेशन यहाँ आने लगे। डेलीगेशन में आते सौलत अली खां हमारे साहब थे, बड़े वेरी प्रोमिनेंट वो थे, वधावन साहब थे वहाँ। वधावन साहब आज भी हैं, बट इज वेरी एक्टिव मैन। एंड रीवन डिसूजा हमारा वो था, मैनेजिंग एडिटर थे वो। तो हम लोग काफ़ी ज़माने में सब इंटरेक्शन ज़्यादा किए। इंटरेक्शन करते करते फिर एज हो गई, हमने कहा बच्चे बड़े हो रहे थे, तो हमने कहा भाई मैं तो यहीं से करूँगा, जितने काम हो सकता है। अब आना जाना मेरे लिए अब नहीं मुमकिन है इतना। तो अच्छा, फिर मैंने सद्दाम साहब का रिजवी साहब, सद्दाम हाँ, साहब का जो अटैक हुआ था आपसे पहले हुआ था, बाद में हुआ? नहीं, सद्दाम साहब का अटैक में हमारा इन्वॉल्वमेंट सिर्फ इतना था कि सद्दाम साहब का अटैक में हम इंडिया में थे, और वेदी साहब कुवैत में थे। वेदी साहब स्टेट थ्रू आउट, पूरा इवैक्यूएशन करवाया वेदी साहब ने। पूरा इवैक्यूएशन करवाने में वेदी साहब का बहुत बड़ा रोल था। और ये फिर तो हम लोगों ने हंगामा किया जब अक्षय कुमार ने पिक्चर बनाई एयरलिफ्ट, तो हम बॉम्बे गए मिलने अक्षय कुमार से। हमने कहा ये पेपर्स हमारे पास हैं, इस आदमी ने कहा इनको रेफरेंस तो दे दीजिए आप कम से कम। ही वॉज काइंड इनफ, इन्होंने पिक्चर में स्क्रॉल में दिया, ऑनर दिया इन्होंने, काफ़ी ऑनर दिया वेदी साहब को। पूरे एक स्टार्टिंग मूवी स्टार्ट किया उन्होंने वेदी साहब से। एक मिस्टर सैम से वो थे, दो आदमी के सैमुअल थे, उनके नाम से किया इन्होंने। लेकिन हम लोगों ने करवाया जाकर, ये हमने कहा कि देखिए इनका तो वेदी साहब वहाँ थे, वेदी साहब वहाँ रहे, वही न्यू गुजराल, तो गुजराल साहब आते थे, तो हम लोग यहाँ से बैकअप कर रहे थे। तो इंडियन एम्बेसडर उदय भी थे यहाँ पर कुवैत के। अब वो टाइम मांगे थे वीवी सिंह जी से, टाइम ही नहीं दे पा रहे थे। अब टाइम इसलिए नहीं दे पा रहे थे क्योंकि वॉज नॉट श्योर, सरकार भी प्रॉब्लम आ गया। अगस्त में तो शुरू हुआ था हंगामा, और सितंबर में शुरू हो गए थे सब हंगामा इनके पार्टी में। तो वीपी सिंह से हमारे इलाहाबाद से कनेक्शन थे, तो हम गए मिलने भी उनसे। तुमने कहा बचवा कैसे मिले हैं, अभी तो टाइम ही नहीं है। तो फिर ही वॉज बाइंग टाइम बिकॉज ही नेवर न्यू व्हाट गुजराल इज डूइंग। तो गुजराल साहब ने शायद जो कुछ करा के इंडियन इवैक्यूएशन हो गया। अक्टूबर में खत्म हुआ, अक्टूबर में आपने देखा इंडिया में पोलिटिकल हंगामा हो चुका था। तो इन्होंने जब बुलाए लोगों को, तो उन्होंने कहा हम किराया भी देंगे, ये भी देंगे, लेकिन इट वॉज फ्री ऑफ कॉस्ट। एक आदमी का पैसा थे नहीं, करेंसी खत्म हो गई, पैसा कहाँ से होता। लेकिन वीपी सिंह साहब की खूबी ये थी कि पूरे, और आरिफ मोहम्मद खान थे, आरिफ मोहम्मद खान से काफी देर तक मैंने बात की थी। आरिफ साहब वॉज द लास्ट मैन टू रीच टू इंडियन फॉरेन डेलीगेट थे जो कुवैत पहुंचे थे। 2 दिन पहले पहुंचे थे अटैक से। और वहाँ हुआ ये था कि ये गए थे, OIC मीटिंग हो रही थी, तो कुवैत से सपोर्ट लेने गए, पहुंचे वहाँ, वो भी हो नहीं पाया। तो जैसे कुवैत पहुंचते वजह अटैक हो गया। तो ही वॉज द लास्ट मैन, तो ही न्यू, तो ही वेंट टू जॉर्डन विद द एयर इंडिया फ्लाइट। अब पूरा आर्य भाई ने पूरा बैठ के इवैक्यूएशन करवाया था। इसमें तो 2 राय नहीं, 1,07,000 आदमी करीब उससे आए थे। इनको मालूम भी नहीं था, इट वॉज बाद में पता चला कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आ गया, तब इवैक्यूएशन हो ही नहीं था आज तक। इवैक्यूएशन हो गया, एक पैसा नहीं लिया। आप यकीन कीजिएगा, नॉट अ सिंगल पैसा तो थे नहीं, पैसे दिए गए जो लोग उतरे यहाँ। तुमने भाई 1,600 रुपए तो आप कम दे सकते हैं कि आप किराए से अपने घर पहुंच जाइए, यहाँ फ्लाइट नहीं करा सकते, इंतजाम इतना वो नहीं आ पाए। तो इतना अच्छा, लेकिन अब तो पैसे बहुत ज़्यादा ले रहे हैं लोग, तो बहुत ज़्यादा पैसे ले रहे हैं। तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग पीरियड वो रहा इनका, हम लोग वहाँ थे। अब मुझे ये बताइए कि आपके ज़माने में जब आप जर्नलिज्म कर रहे थे, जब आप मिड डे में थे या डेली में थे, उस समय और कौन कौन सिर्फ, जैसे सीमा जी का आपने नाम लिया, हाँ, जॉन दयाल का नाम लिया, लेकिन और कौन से जर्नलिस्ट हैं जो आपको याद हैं उस दौर के, जिन्होंने सोसाइटी के ऊपर इम्पैक्ट डाला? नहीं, बहुत थे, हम लोग आने में थे, बहुत थे। जैसे कि उषा राय होती थी टाइम्स ऑफ इंडिया में, शी वाज वेरी गुड। अनीता अभी भी है, कटियार साहब नहीं थे हिंदुस्तान टाइम्स में, उनकी बेटी अनीता कटियार, शी वाज वेरी गुड। फिर हमारे क्या थे, स्मिता नागराज थी, शी वाज अ वेरी अपकमिंग रिपोर्टर, बट शी बिकेम एन IAS ऑफिसर, और शी वाज अ वेरी गुड जर्नलिस्ट। फिर अश्विनी सरीन थे, कुमी कपूर थी, और भरद्वाज थे, और कीथ फ्लोरी थे इसके स्टेट्समैन में। जब एक जिंग बैंक था हम लोगों का, शाम को पेट्रियट में सब आ जाते थे, मिलाप वाले भी आते थे, प्रताप वाले भी आ जाते, वीर अर्जुन वाले भी थे, सब आगे शाम को, किसी को स्टोरी नहीं, कोई पहुंचा नहीं असाइनमेंट में, उसने आगे स्टोरी ले लिया। एंड एवरीबडी वॉज कॉन्ट्रीब्यूटिंग, यह नहीं होता था कि हम अलग कर रहे हैं। भाई अब श्री सोंधी होती थी,
और रवि भाटिया बहुत अच्छा क्राइम रिपोर्टर थे, बहुत अच्छे क्राइम रिपोर्टर थे रवि भाटिया। वो जमाने में हम लोग माने जाते थे कि ही वाज द लास्ट वर्ड इन क्राइम। और तो इस तरह के बहुत अच्छे थे। फिर हसन सरूर होते थे इसके अंदर स्टेट्समैन में, हिंदुस्तान टाइम्स में थे जावेद था, जावेद फरीदी थे। बाद में विनोद शर्मा भी आ गया, विनोद शर्मा यूएनआई में थे पहले, फिर कार्नी थे यूएनआई में, फिर विष्णु था यूएनआई में। दे वर ऑल स्टॉलवर्ड थे अपने पीरियड में, दे वर ऑल बिग नेम जर्नलिस्ट। वो बाद में बहुत बड़े बड़े बन गए। विनोद शर्मा वो थे, फिर श्रीनिवासन भी आ गए थे बाद में। तो काफी लोग एक हल्का हल्का बन गया बहुत बड़ा हम लोगों का। और हम लोग एक दूसरे से काफी शेयरिंग थे। शेख मंजूर साहब थे यूएनआई में, वो थे हेरल्ड में। हाँ, शेख मंजूर यूएनआई में थे। हाँ, और हेरल्ड में अमित थे, काफी लोग आ गए थे। शमीम साहब होते थे फिल्म क्रिटिक, पॉलिटिकल वो भी थे। वी हैड अ लॉट ऑफ एंड वी लर्न। हम लोग एक दूसरे में बहुत थी, कम्राडरी बहुत थी। अरुण शौरी का दौर चला हुआ था, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म चल रही थी। जीके सिंह होते थे, आप याद हो प्रेस क्लब के वो बन गए थे। जीके सिंह बेचारे पिट भी गए एक बार, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग करते नेशनल हेरल्ड में थे वो। तो काफी लोग एक्साइटमेंट बहुत रहता था, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट रहता था जर्नलिज्म करने का। और एक दूसरे पर लगे भी रहते थे, स्टोरी करना है तो क्या कर रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ, पॉलिटिकल रिपोर्टिंग बाद में पढ़ने लगी। जैसे कि पहला लॉकडाउन जो देखा हमने दिल्ली में, वो तो ना ताली बजी थी ना थाली थी। पहला लॉकडाउन हुआ था वो फरवरी 1980 में था। दिल्ली में थी एक्लिप्स, सोलर एक्लिप्स आई। सोलर एक्लिप्स में ऐसी भी आग अंधे हो जाओगे, बाहर निकलोगे तो अंधे हो जाओगे, जो हो जाएगा। इतनी अच्छा, गवर्नमेंट कुछ नहीं बोल रही है, सिर्फ डॉक्टर्स बोलते गए और बाहर मीडिया ने उठा लिया। सिर्फ मीडिया पावर बता रहे उस जमाने में इतना था कि पूरे सिर्फ मीडिया था। टीवी तो था ही नहीं, टीवी से मैं दूरदर्शन भाई थे हमारे यहाँ, कुछ तो था ही नहीं। आप यकीन करिए संतोष भाई, पूरी दिल्ली की सड़कें खाली थी। एक न स्कूटर दिख रही थी, न कार दिखती थी, न बस थी, न कुछ नहीं चल रही थी। सब स्टैंड स्टिल था 8 घंटा दिल्ली पूरा लॉकडाउन के अंदर। बिल्कुल लॉकडाउन था, एब्सोल्युटली लॉकडाउन। सोलर इक्लिप्स का इतना हवा, वो अमेजिंग स्टोरी थी। हम लोगों के 8 रिपोर्टर लगे थे, 3 फोटोग्राफर लगे थे। किस तरह से स्टोरी की गई, जू की स्टोरी हो रही है, जंतर मंतर की स्टोरी हो रही है, ये जमुना के किनारे क्या हो रहा है वहाँ, जॉन दयाल जानते को मौका मिल गया था ये। एंड वी डिड द बेस्ट रिपोर्टिंग। हर पेपर में थी, हर पेपर लगा हुआ था इसके ऊपर। एक सब यादें हैं ये सब, क्या अब वो मिलेगा नहीं दोबारा आपको। ये सब इंटरेस्टिंग रहा ये सब। जी जी। और अब यहाँ पर जी अब यहाँ सवाल उठता है कि वो दौर जो था जर्नलिज्म का, जिसमें आप लोगों में एक दूसरे के पैर नहीं काटे जाते थे, पीठ में छुरा नहीं भोंका जाता था, और जिस तरह की पत्रकारिता हो रही थी जो असर डाल रही थी लोगों के ऊपर, और जो जहां पर मैंने आपको रोका था शुरू में, और आज का जर्नलिज्म है जिसका आपने जिक्र किया, इन दोनों को जरा एनालाइज कीजिए। आज के जर्नलिज्म मतलब प्रिंट को भी और टेलीविजन को भी, और खासकर टेलीविजन ने जिस तरीके से प्रिंट को ओवरलैप कर लिया है। भाई हम आपसे कहते हैं, जब मैंने आपको प्रोग्राम देखा, जैसे कल एक साहब ने बड़ी अच्छी बात की थी आपके प्रोग्राम पर, बहुत अच्छी बात, एक सेंटेंस, एक वर्ड कहा था उन्होंने, एंड उसने मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा असर किया है कि पहले भाई साहब से सर हो गया, बस इतना फर्क हुआ जर्नलिज्म में। भाई साहब से हम सर पे आ गए जर्नलिज्म में, सिर्फ जर्नलिज्म की जर्नी यहाँ तक खत्म हुई। यहाँ आकर भाई साहब से हम सर पे आ गए। हुआ यही कि हम लोग जब 97 2000 तक भी इतना नहीं था। देखिए बड़े बड़े लोग थे मौजूद, आप यकीन कीजिए, जब स्पोक्स पर्सन भी थे तो बड़े बड़े किरदार के लोग होते थे। बीजेपी में सुषमा जी थी, प्रमोद महाजन थे, अटल जी आ जाया करते थे कभी कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने। अटल जी की मैं 2-3 प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। जब अडवाणी जी का हुआ था तो आप फर्स्ट क्वेश्चन मैंने ही पूछा था अटल जी से। और फिर विठल राव गाडगिल, देवेंद्र द्विवेदी थे, लेफ्ट में सीताराम येचुरी थे, और जयपाल रेड्डी थे उसके यूनाइटेड फ्रंट के। एक दिग्गज थे बोलने वाले। आप बताइए कौन स्पोक्स पर्सन है जिसके बारे में आप बात कर सकते हो, बता दो। न पार्टी में रह गए। तो हुआ ये कि जब जर्नलिज्म टीवी पर आया, बढ़ने लगा, तो टीवी का 80% रेवेन्यू तो चला गया टीवी पर। अब बचा 20% पे न्यूज़पेपर बचे। तो न्यूज़पेपर ने अपने को चेंज करना शुरू कर दिया। वो पेज 3 बन गया, फिर वो बनेगा, फिर वो फोटोग्राफ, फिर वो ग्लैमर, वो उस पर शिफ्ट हो गया फोकस।
अब पैसा नहीं तो बिहार नहीं तो हर चीज़ में शुरू हो गया, वहाँ आ गया। तो वहाँ पर बेसिक कंप्रोमाइजेस होती गई, स्टोरीज का अलग चयन गलत होने लगा, कौन एडिटर बन रहा, कौन नहीं बन रहा, कौन चीफ रिपोर्टर है, गैल्वेनाइज हो गए, कंपार्टमेंट बनते गए, वो बनते गए। जैसे बीट रिपोर्टिंग बहुत कम हो गई। जहाँ पर पैसे नहीं तो लोग निकालना शुरू कर दिए। टीवी ने जितना डैमेज किया जर्नलिज्म को, हमारे दोस्त थे तरुण बसु INS के, वो अच्छी बात कहते थे कि टीवी ने न्यूज को ट्रिविलाइज कर दिया। 24 घंटे न्यूज सुना रहा आदमी, एक ही न्यूज सुन रहा आदमी, तो एक वो ट्रिविलाइज हो गई। दूसरा चीज की एजेंडा सेट करने लगे, एजेंडे के साथ साथ फिर वो अलग हो गया, फिर हर सीमा क्रॉस कर गए। अब सीमा के एक हम लोग भी थे, एक क्रॉस चेकिंग होती थी स्टोरी करने में। हम लोग अगर स्टोरी बाउंस कर जाती थी तो हम लोग कमरे से निकलते नहीं थे बाहर, डर के मारे कि आज स्टोरी मेरी गलत हो गई। आज तो जो भी कर दो लोग, नोबडी इज बॉदर्ड, कोई पूछने वाला नहीं है। अगर अब गवर्नमेंट का भी कोई असर नहीं दिख रहा है कि इनको रेड इन करे कहीं से। भाई आप संभालते, पहले हम लोग आ जाती थी तो नोटिस, जैसे एक मैंने स्टोरी अटल जी के साथ उस पर किसी ने लिखा दिया था कि डेमोन्स्ट्रेशन उनके घर के बाहर हो गया था, हो नहीं सकता था घर के बाहर। तो फोन आया मेरे पास, हमने यू आर राइट, अगले दिन अपॉलॉजी छापी रिपोर्टर ने, इंस्टेड ऑफ इट वाज अ सिंबॉलिक, होता था जंतर मंतर यहाँ पास, ये वो पार्लियामेंट के बाहर सिंबॉलिक होता है, प्राइम मिनिस्टर बाहर कर रहे हैं हम लोग, तो उसने लिखा आउटसाइड द प्राइम मिनिस्टर रेसिडेंस, हमने उसको लिखा। तो इतना रिएक्शन आते थे पहले, अब तो रिएक्शन भी नहीं आता। अब तो कोई बोल ही नहीं रहा है, वो चिल्ला रहा है, कुछ चिल्ला रहे हैं तो एक नहीं चिल्ला रहे, हर चिल्लाने लगा, एक साथ चिल्लाना शुरू हो तो हर आदमी चिल्ला रहा है। एंड वो मर्यादा, वो जो जर्नलिज्म की मर्यादा थी, तो इट इज किलिंग। अब आप बहुत से लोग टीवी देखना से वो होने लगे, द वे दे आर शॉटिंग, द वे दे यूजिंग वर्ड, कोई नहीं है भाई, वो चीफ मिनिस्टर भी है, ठाकरे साहब हो या सोनिया गांधी हो या राहुल गांधी हो, एक थोड़ा नाम से ले लो। अटल जी ने तो सोनिया जी जिंदगी भर कहा, कोई अटल जी के मुंह साहब ने कभी भी किसी के पॉलिटिकल लीडर के बारे में आपने न सुना होगा। या नरसिम्हा राव थे, नरसिम्हा राव भी दे किस तरह से बात नहीं करते थे भाई, कोई डेकोरम होता था, प्रेस कॉन्फ्रेंस में डेकोरम होता था, अब डेकोरम खत्म हो गया। अब जर्नलिज्म खत्म होगी, जर्नलिज्म ह्यूमन इंटरेस्ट खत्म है, बाहर है वो, ह्यूमन एंगल स्टोरी से बाहर निकल गया, वो पहले बाहर निकला, फिर कॉर्पोरेट चीज आ गई, कॉर्पोरेट आ गया, वो आ गया, करते करते अब वो है टूरिज्म पे आ गया, तो उनका जो है उनका प्लाना हो गया। वी हैव डिविएटेड फ्रॉम जर्नलिज्म, तो पता नहीं किस एंगल पे जा रहा है, उसको चेक इन नहीं किया तो आप देखिएगा बहुत बुरा असर हो रहा है। तो वही कह रहे, जो जुडिशियल एक्टिविज्म को रोका था चंद्रशेखर ने, संतोष भाई आप मीडिया एक्टिविज्म को रोक रहे हैं। ये अगर काम चल गया जो आप कर रहे हैं, ये मीडिया एक्टिविज्म, पीपल विल रियलाइज व्हाट जर्नलिज्म शुड बी एंड व्हाट, और हर आदमी के साथ होने लगा है कि मीडिया एक्टिविज्म मस्ट कम टू एन एंड नाउ। जो एक्टिविज्म चल रही है ये खत्म होना चाहिए, जर्नलिस्ट हैज नो रोल। ये अब मैं जी, आपने नया वर्ड में इस्तेमाल किया है, मीडिया एक्टिविज्म। तो मैं एक घटना आपको बता दूं। दुआ साहब हमारे प्रोग्राम में आए थे, HK दुआ साहब। जी दुआ साहब ने घटना बताई कि वो स्कूटर पे आ रहे थे और उन्होंने देखा कि अटल जी अपने घर के बाहर राजेंद्र प्रसाद रोड पे खड़े थे और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी विठल भाई पटेल हाउस में, और वो इंतजार कर रहे थे ऑटो का। अटल जी हाथ में ब्रीफकेस लिए हुए। तो दुआ साहब ने अटल जी से कहा कि मैं भी वहीं जा रहा हूँ जहां आप जा रहे हैं, आप ही की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो आप मेरे स्कूटर पे बैठ जाइए अगर चाहें। तो अटल जी बैठ गए। अब दुआ साहब अटल जी को लेकर के और विठल भाई पटेल हाउस पहुंचे, उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस को अटल जी को एड्रेस करना था। तो इतने सीधे सच्चे सादे लोग थे उस दौर के। लेकिन अब हम फिर अब जी एक बात आप इसी बात ऐड कर रहा हूँ, 2004 का जब इलेक्शन हो रहा था तो फॉरेन मीडिया से मिले अटल जी, तो हम थे और भी थे, वायल अवाद थे, काफी लोग थे, काफी PTI UNA वाले सब थे। तो मैंने अटल जी से जाके कहा कि सर द रिपोर्ट इज कमिंग वेरी गुड, आपको तुम he took my hand, he said this election is very difficult, I swear to God this election is very difficult। 2004 में था एंड उनके सेहत पे वो हो रही थी और हाथ पकड़ का कि दिस इलेक्शन इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। मैं खपो का, हमने कहा यार ये आदमी तो बोल रही इज सो ऑनेस्ट, इनको लग रहा है ये इलेक्शन निकल गया इनके हाथ से। हमने आके आई कॉल अप जॉन थे नाम,
तो मैंने अपने पेपर कुवैत में स्टोरी लिखी। आई स्वेयर मैंने स्टोरी लिखी थी कि द इंडियन इलेक्शन इज गोइंग टू स्प्रिंग अ मेजर सरप्राइज। मेरा हेडलाइन याद है मुझे, अब कॉपी मेरे पास रखी हुई है। हमने इंडियन अटल जी का स्टेटमेंट सुना, मैंने स्टोरी कर दिया उस पर, इंडियन इलेक्शन इज गोइंग टू स्प्रिंग अ मेजर सरप्राइज। हर आदमी कहते हैं अटल जी जीत जाएंगे। मैंने लिखा था ही कॉट माय हैंड एंड टोल्ड मी कि इट्स वेरी डिफिकल्ट इलेक्शन, ये अटल जी थे। और इसी बारे इनको था कि ऐसे दिग्गज, अब ये भी है कि है बचा कौन है, आप देखते तो कोई बचा भी तो नहीं है जो रोके, जिनको जैसे मीडिया एक्टिविज्म को रोकने के लिए आप लोगों ने जब इल्जाम खड़ा किया 1980s के बाद से जो हिंदी जर्नलिज्म खड़ी हुई है, कौन लोग खड़े करने वाले थे? आप थे, एसपी सिंह थे, उद्यान शर्मा थे, ये सब लोगों ने खड़ा किया हिंदी जर्नलिज्म को जो आज खड़ी हुई। तो आप लोगों का जो कॉन्ट्रीब्यूशन रहा, चौथी दुनिया था या रविवार थे, एसपी सिंह साहब ने जो टीवी, तो हिंदी जर्नलिज्म का एक वेव आई है, पीपल लाइक यू। अब वो वेव को आपको संभालना पड़ेगा, नहीं तो ये तो आप गए आपके हाथ से, अगर आपने रोका नहीं इसको तो ये मीडिया एक चंद्रशेखर। हाँ जी बिल्कुल जी जिया साहब, आखिरी सवाल आपसे ये करना है जर्नलिज्म को लेकर के ही, कि जहां पर आपने शुरू किया था और मैंने आपको फिर थोड़ा सा रोका था कि बाद में बात करेंगे, ये जो टेलीविजन में आप इशारा कर रहे थे कि जिस तरीके से बाहें चढ़ा करके एक पत्रकारिता एक गुंडाइज्म का स्वरूप ले रही है एक तरह से, एक तो इसके ऊपर आपका कमेंट चाहता हूं। दूसरा, जो आने वाले जर्नलिस्ट हैं उनको आप क्या सलाह देते हैं, वेदर दे शुड join this bandwagon or not? देखिए संतोष भाई, अगर आप लोग खड़े हुए और लोग भी खड़े होंगे तो आपके साथ बहुत लोग खड़े होने लगे हैं, बहुत लोग बोलने लगे हैं, बहुत लोग आवाजें उठने लगी हैं अब। एंड जैसे कल साहब ने अच्छी बात कही थी ना कि भाई से सर हो गया मामला, जब तक ये सर से भाई पे वापस नहीं जाएगा ये जर्नलिज्म बदलने वाली नहीं है। एंड ये और जिस तरह से पॉलिटिकल सिस्टम को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, उसी तरह मीडिया को भी स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। अब अगर आपने नहीं किया तो ये इट्स गोइंग टू एंड, तो बहुत बुरा हाल होगा। गोदी मीडिया नाम शुरू हो गया है, गोदी मीडिया कहने भी लगे लोगों का विश्वास खत्म होने लगा मीडिया से। आप जिस तरह आप थिएट्रिक्स कर लीजिए, बट यू कांट बी अ पार्टी। हम लोग जमाने में पार्टी बनना, अरे एस्टैब्लिशमेंट के साथ रहना बहुत, इट वाज अ क्राइम। हम लोग का तो ये था कि भाई आपको मतलब ये लगे ना कि आप ऑब्जेक्टिव रहिए, चेक योर फैक्ट्स। हम लोग एक मेरी एडवाइस सब जर्नलिस्टों को है, चेक योर फैक्ट्स, बी इम्पार्शियल एंड डू द स्टोरी। आपको काम स्टोरी करना है, आपको मतलब नहीं इसका क्या हो रहा है, उसका असर क्या होगा वो बाद में पता चलेगा। आप चेक कीजिए फैक्ट्स, अपने स्टोरी कीजिए। इसी तरह से दे हैव टू रेन इन द टीवी जर्नलिज्म। अगर टीवी जर्नलिज्म को नहीं रोका गया, अब रिया चक्रवर्ती और ये और दीपिका पादुकोण, अरे बॉम्बे में 25 to 30% पॉपुलेशन वो है ड्रग एडिक्ट रही है। हमारे जमाने में 84 की बात बता रहा हूँ, मैंने स्टोरी किया था 84 में, अच्छे अच्छे घर के लड़के पिम बन गए थे, बिकॉज दे कुड स्पीक इंग्लिश। तो वो जाते थे, उनको पैसे मिल जाते थे, तो वो जाके ब्राउन शुगर आती थी जमाने में लोगों को। एंड इट वाज अ वेरी पैथेटिक स्टेट ऑफ अफेयर। बॉम्बे में है कहाँ ड्रग एडिक्शन नहीं था। एनसीबी क्या कर रही है भाई इसके ऊपर, ये किसी ने सवाल नहीं पूछा। इतनी अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग कैसे हो रही भाई, कोई पूछने वाला नहीं है नहीं। हम लोग जमाने में बहुत सवाल पूछे जाते थे। तो पुलिस की जो रोल हो रहा है जमाने में, हम लोग जमाने में रेनिंग था, हम इतने हिम्मत नहीं पूछते, हम लोग लगे रहते थे। अब कोई करने वाला नहीं है अनलेस अनटिल रिवर्ट बैक। और बिल्कुल सब कल जी आप बात पूरी कीजिए, फिर मैं आप बोले। मैं ये कल अपने किसी दोस्त से कह रहा था, आपने जो बात कही, ये कमाल की चीज है कि कम से कम अगर आप YouTube पे निकालें या इंटरनेट पे निकालें तो आपको कम से कम पिछले 4 साल में 700 से ज्यादा रेव पार्टियों की लिस्ट मिल जाएगी। मिल जाएगी। रेव पार्टी में ये 18 साल 20 साल 21 साल के लड़के लड़कियां जिसमें रेव पार्टी में जाते हैं, और रेव पार्टी का मतलब ही होता है ड्रग्स पार्टी। जी। और ये खुले आम चल रहा है, हर शहर में चल रहा है, बड़े शहर में चल ही रहा है, छोटे शहर में चल रहा है। रेव पार्टी में जाना शान की बात है। तो जो अभी आपने कहा ना कि ये एनसीबी ये कहाँ मर गई कमबख्त, रेव पार्टियों की खबरें आ रही हैं अखबारों में, टेलीविजन पे आ रहा है, हाँ सब हो रहा है, लेकिन ये नहीं पता कर रहे हैं कि रेव पार्टी में ये ड्रग्स ज्यादा कहाँ है।
और आज भी आप अगर मान लीजिए ये मसला बाय द वे किसी के टेलीफोन चैट से या मोबाइल चैट में सामने नहीं आता, एनसीबी कर क्या रही है, एनसीबी का इतना सिस्टम है, इतना खर्चा कर रही हैं, उनको कुछ नहीं पता नहीं देश में ड्रग्स कहाँ से आ रही है कहाँ से नहीं आ रही है, उनको कुछ नहीं पता। वो एक स्टेटमेंट के ऊपर डिपेंड कर रही है, किसी कोई जया साहा, कोई करिश्मा चंद्रा, इन सब के स्टेटमेंट के ऊपर वो पता करेगी अच्छा 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 यहाँ से ड्रग्स आ रही है। आप अच्छा, और रिपोर्टर्स का मजा देखिए, जो तमाशा किया है कल और आज रिपोर्टर्स ने, तमाशा तो रोज कर रहे हैं, लेकिन लेकर के माइक और बंद शीशे में चिल्ला रहे हैं, दीपिका आपने ड्रग्स ली है क्या, ये रिपोर्टर पूछ रहा है बंद शीशे में, दूसरे साइड में चलती हुई कार से चिल्ला है, दीपिका आपने ड्रग्स ली क्या, दीपिका ने इस चैनल को बताने से मना कर दिया। तो ये कोई पत्रकारिता हो रही है, एक तमाशा हो रहा है। यही आप एंगल चले जाइए संतोष भाई, ये कम्युनिज्म पे चल रहा है, ये एंगल दूसरा एंगल चल रहा है, सोसाइटी के लिए चल रहा है, इससे डैमेजिंग है, डैमेजिंग है। अब सरकार को करना चाहिए था, सरकार कुछ कर नहीं पा रही है, सरकार को कुछ हो ही नहीं है। पहले पता चलता था इन्फॉर्मेशन मिनिस्ट्री कुछ करती रहती थी, प्रेस काउंसिल कुछ करती रहती थी, तब तो हम तो रहे, हम तो सीपीएससी के मेंबर भी थे, सेंट्रल प्रेस एक्रेडिटेशन कमेटी, उसमें भी हमने काफी हंगामा मचाया था। अटल, जबकि हम अटल जी पीरियड में थे, 2002 to 2004 मेंबर था मैं इसका, वो मेंबर था इसका सीपीएससी का। और उस आने भी हम लोगों ने किया था भाई 5 जनवरी को आपने कैसे दे दिया, उस पर हम लोगों ने वॉकआउट कर दिया था। तो ये भी चलता था, ये सब था, लेकिन ये थोड़ी ना हंगामा। अब तो आप बोल नहीं सकते, एक कम्युनिज्म फाइट करो, एक तरफ इनको फाइट करो, एक तरफ वो हो रहा है, सब जो स्पोर्ट्स पर्सन क्या बोले जा रहा है उसको खुद समझ, जो मौलाना बुलाया जा रहे हैं उनको, ये कौन आदमी है, इनको जानता भी नहीं, इनको मतलब इंटरव्यू लिया जा रहा है उनका, इंटरव्यू दे रहे हैं, आकर क्या बोलेगा आदमी, कहाँ जा रही है। हम लोग तो बात नहीं करते थे इनसे, हम लोग जमाने में यह था कि टॉक आदमी से बात करो तो स्टोरी है, स्टोरी नहीं है, वो छपेगी नहीं। बिल्कुल, तो एपीआरओ से थोड़ी बात करते थे, मंत्री से बात करो जाकर, ये हम लोग अब खत्म हो चुका है ये सब पूरा। तो आप संतोष भाई, जो आप मुबारक मुस्तहक हैं, आप ऐसे लोगों से उम्मीदें हैं, आपने उस जमाने में जर्नलिज्म को खड़ा किया था, उस पीरियड में, जब पीरियड में बिल्कुल डार्क पीरियड चला था हिंदी प्रेस का, आप लोगों ने उसको खड़ा किया, एंड योर कॉन्ट्रीब्यूशन टू जर्नलिज्म इज इमेंस। हम लिखा भी था मैंने फेसबुक पर, इसलिए नहीं कहा कि मेरे आपसे दोस्ती है, लेकिन आपका कॉन्ट्रीब्यूशन जो ना, इंस्टीट्यूशन थे आप लोग भाई, एक इंस्टीट्यूशन खड़ा थे। अब आप ही लोग उम्मीद है कि वापस लाएंगे, आप ही लोग लेके आएंगे, हम लोग बस का नहीं रहे, हम लोग तो अभी नहीं खेल चुके हैं, हम लोग जर्नलिज्म खेल चुके हैं, आगे के जनरेशन के लिए कुछ छोड़ के जाइए विरासत आप, हम साथ हैं आपको इसके लिए बिल्कुल 100%। So nice of you, Rizvi साहब, so nice. I congratulate you. Nice. Thank you. और आज का प्रोग्राम खत्म करते हैं, ये मान के खत्म करते हैं कि आपने जो एक्टिविज्म शब्द जर्नलिज्म के साथ जोड़ा, ये सचमुच ऐसी चीज है जो नहीं होनी चाहिए। कि हम ही, ये तो सिनेमा का डायलॉग हो गया कि हम ही जज हैं, हम ही फैसला देंगे, हम ही सजा देंगे, और जबकि हमको आता जाता कुछ नहीं है, जर्नलिज्म का जे भी नहीं मालूम है। जी बिल्कुल, और हम खड़े हो गए हैं फैसला देने के लिए। तो नीम हकीम खतरे जान, जो हजारों साल से कहावत चली आ रही है, वो हमारे ऊपर ज्यादा कामयाब हो रही है। पर रिजवी साहब, जब तक आप जैसे लोग हैं, बातचीत करने वाले लोग हैं, साफ कहने वाले लोग हैं, तब तक हमेशा होप बनी हुई है, तब तक हमेशा आशा बनी हुई है कि चीजें बिगड़ी नहीं है, करेंगे मिलके कुछ। आपको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। और इस प्रोग्राम को फिनिश करते हैं इस आशा के साथ, इस होप के साथ कि जिस चीज का दर्द जिया साहब ने, रिजवी साहब ने महसूस किया, वो दर्द शायद हम सबका दर्द है, हम सबको वो महसूस हुआ है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। नमस्कार।